वेरिएबल चेक होगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ये आ गया मेरा सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस सेलिंग प्राइस पर वेरिएबल कॉस्ट वाला ये फिक्स कॉस्ट है इसमें वेरिएबल कॉस्ट को भी बदला है 24 बदला है कितना 20 contribution plus fixed cost 575 बदला है 500 यस मेरा EBIT आया 880 2880 3380 878 and 805 सबका निकाल दिया आपने हाँ EBIT EBIT मतलब फर्स्ट आंसर प्लस डेप्रिसिएशन करके टैक्स रेट निकाल के वो टोटल कैश इनफ्लो बताऊं मैं हाँ बताओ कैश इनफ्लो बताओ नेट डेप्रिसिएशन 10 से सब में से माइनस करें less tax at the rate of 30% and like depreciation CI will be 850 minus 200 into 30,000 minus equal to 676 2076 2076
into plus 2496 2680 into 30% minus equal to plus 2 square 2076 3180 into 30% minus equal to plus 2 into 30% minus equal to plus 2495 3205 into 30% 3205 30% minus equal to plus 2444 इसमें से माइनस कटेगा आउटपुट 1400 1400 1400 1400 1400 5044 5096 676 1026 1095 सर यस मेरा आंसर आया 1096 676 1026 1095 एक मिनट शताब्दी की स्पीड से नहीं भागना है। पहले ये बताओ एनपीवी निकाला मैंने एनपीवी एक मिनट उसने मांगा है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। यस तो कितना आया? 1096 एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। यस इनका तो 1972 आ रहा है। कैश इनफ्लो 2496 आया नहीं, इनका 1,40,000 है। क्वेश्चन 60 है ना? ऐसा कुछ है इसमें इन्होंने क्या एक बार मिस्टेक करके दिया था, मैं एक बार वो देख लूँ। मिस्टेक तो नहीं की इन लोगों ने। सर मैं आपको बोलती जाती हूँ एग्जिस्टिंग का बोलती हूँ, बाकी सब तो सेम ही है। अच्छा ठीक है। एग्जिस्टिंग का सेल्स 100 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 किया तो सेल डाटा अपना 4000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20। ओह शिट सर 20 को मल्टीप्लाई करना था क्या सेल से? 20 किस चीज का है? अरे सर होल्ड ऑन मेरे को मैं तो होल्ड ही कर रहा हूँ जब से यार, अभी खाली आपका इंतजार कर रहा था। मैंने क्या मिस्टेक की मैं बताती हूँ। मेरे को आ गया सर मैं ये समझ में, लेकिन इसमें मैंने मिस्टेक ये कर दी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था उसको मैंने सेल से मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने 4000 में से खाली 20 ही माइनस कर दिया। उसको 4000 माइनस 2000 करना चाहिए था, तो मेरा आता 2000 कंट्रीब्यूशन। उसमें से 500 लेस किया, इमीडिएटली आता 1500। 1500 माइनस 200 इंटू 30% माइनस इक्वल टू प्लस 200। सर 1110 आता कैश इनफ्लो। 290 का एनपीवी आता सर। यस। कैश इनफ्लो ऑफ द बेस ईयर 1110। कैश फ्लो ऑफ द बेस ईयर यस 6 है ना? क्वेश्चन 6 6 एंड नेट कैश इनफ्लो पर ईयर इज 1110 1110। 110 उसको मल्टीप्लाई कर दो आप Accumulated present value factor से। accumulated पीवी से दैट इज 3.038। 3.038 तो एनपीवी कितना आता है? 3341। उसको माइनस कर दो 1400 से। एक मिनट 41 क्यों आएगा बेटा? 3372 आएगा ना यार। किसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने? 1110 into 3.038 करो। 3372 हाँ, आप फोटो बोल रहे थे। माइनस आउटफ्लो आएगा 1400, तो एनपीवी आएगा 1972। एकदम बराबर, मजा आ गया। वैसे बाकी सभी कर लिए। चलो बाकी सब भी बता दो। क्या है सेकंड पार्ट आया? सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में बता देते हैं। इनटू 1700
3,400 माइनस 1,700 1,700 माइनस 500 1,200 into 30% minus 600 plus 200 into 3.038 minus 7%. So 1334 आएगा 1334.20। वाह 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 वाह। अगर हमने क्या किया 85 सेल लिया फिर सेलिंग प्राइस एट 39। and then सर ऐसे ही तीनों का कर देंगे निकालो निकालो निकालो। थर्ड वाले का 1760 रुपीज 1760 रुपीज। ओके और फोर्थ वाले का 1546 वाह राउंड ऑफ नहीं किया उसके बाद लास्ट वाला फिक्स कॉस्ट और लास्ट वाला से 1812 पॉइंट तो राउंड ऑफ करके 1813 बराबर। अब इसका चेंज इन एनपीवी कर दो कंपेयर टू प्रेजेंट करके। मतलब बेस माइनस प्रेजेंट करेंगे ना हाँ मतलब प्रेजेंट के साथ कंपेरिजन करो। पहले आ रहा था हमारा 1972.18 1972 माइनस 1334 डिवाइड बाय 1992 1972 ना 992 क्या 1972 minus 1334 divided by 1972 into 100 39 32.35% आया। वाह नेगेटिव हाँ लेकिन कम हुआ है इसके लिए। ओके सारे के सारे नेगेटिव आएंगे अब कम हुआ है तो नेगेटिव आएंगे अपन क्या कर सकते हैं। इसका थर्ड वैसे कलर आएगा 10.8 वेरी गुड नेगेटिव 21.6 वेरी गुड 8.09 8.1 ले लो हाँ सर क्या क्या लास्ट वाला 8.1 बराबर डन वाह कमाल कर दिया आपने। अभी कौन सा बाकी है अभी 2 चैप्टर बाकी है वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड डिसीजंस बराबर डिविडेंड डिसीजन के बारे में क्या बोल सकते हो। डिविडेंड डिसीजन के बारे में बोले सर बहुत कुछ बोल सकते हैं। उसमें तो सब बड़ा फॉर्मूलाज है ना कुछ मॉडर्न मॉडल्स ग्राहम डॉट अरे मॉडल पहले तो ये बोलो ना डिविडेंड डिविडेंड कितना डिविडेंड का डिसीजन लेना है बस और क्या। तो डिसीजन लेना है लेकिन लेंगे कैसे ऐसे डायरेक्ट थोड़ी उनको उनका पर्टिकुलर फॉर्मूला है उस पे निकालेंगे तो ओके तो एमएम अमृत से बोला तो उसका फॉर्मूला उसमें लगाएंगे फिर वॉल्टर ने बोला है गॉर्डन ने बोला है ग्राहम एंड डॉट मॉडल ने बोला है लिंटल से बोला है ये सारे लोगों ने थियरीज दी है इसमें नॉर्मली हम लोग को डिविडेंड बेस पे डिविडेंड
है तो हम लोग उनको बोलेंगे पूरा डिविडेंड। ओके, इसको जैसे हम लोग बॉर्डन्स मॉडल ऐसा बोलता है, राइट? बोल्टस कि अगर हमारा के जो है वो कम है और कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो डिविडेंड 0 दो। हाँ, और वरना आवाज़ कट गई आपकी, और क्या बोले आप? अगर वो नहीं हो रहा है तो रिवर्स कर दो, हम लोग को दे दो और फिर हम खुद ही अर्न करेंगे। कब करेंगे खुद अर्न? जब के से कम के कम है और के से रिटर्न कम है, के से रिटर्न कम है ये तो हम बोलेंगे पूरा डिविडेंड बांट दो। और डिविडेंड डिसीजन नाम बोल के हमारे साथ ये धोखा करते हैं और पूछते हमसे क्या है? मार्केट वैल्यू। वाह, वैल्यू पर शेयर पूछते हैं। तो 3 मेथड निकालने के होते हैं, कौन कौन से नाम है जरा बताओ तीनों के। फर्स्ट है एमएम अप्रोच, लास्ट है एमएम अप्रोच तो। नहीं फर्स्ट है अच्छा ठीक है, चलो एमएम अप्रोच, फिर P1 plus D1 upon 1 plus KD। ओके, P1 plus D1 plus K। Then Walter का is P plus P is equals to E plus ब्रैकेट में E minus D into R upon KE the whole divided by KE। वेरी गुड। Walter ने उसके बाद गॉर्डन ने बोला है, गॉर्डन ने तो इक्विटी का वो जो के वाला फॉर्मूला है उससे रिवर्स कर दिया। P is equals to D upon K minus D। D1 अपन के माइनस जी ना। D1 upon K minus D। इक्विटी का फॉर्मूला में P नीचे होता है ना, तो वो लोग बोथ साइड ले गए और के का फॉर्मूला बताओ, जब डिविडेंड ग्रोथ रेट फिक्स होती है तब के क्या फॉर्मूला क्या होता है? D1 upon P 0 plus D। तो K minus D वो साइड चला गया और P वो साइड चला गया, ये साइड आ गया। वाह, तो D1 अपन के माइनस जी हो गया। हाँ, उसके बाद आता है ग्राहम एंड डॉट मॉडल, इसमें वो मल्टीप्लाई करके बोलता है तो P is equals to M that is multiplied D plus E upon 3। वेरी गुड। फिर बस इतना ही है। बोल्टस का तो बोल रहा है, बोल्टस का तो बोला ही नहीं आपने। बोल दिया ना, सेकंड ए P equals to P is equals to D bracket E minus D into R upon K the whole divided by। वेरी गुड। इसका लॉजिक क्या है बोल्टस का? बोल हम लोग को देखने की रिटर्न जीरो देना है कि वो उसकी वजह से फिर हम नहीं लोग वो तो है ही, वैल्यू निकालने का लॉजिक क्या है? वैल्यू निकालने का अब पहले मैंने बताया था आपको कि जो पैसा बांट दिया वो तो गया, लेकिन जो बच गया पैसा उस पे कंपनी के रिटर्न से कमाएगी, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू मान के उसको कैपिटलाइज करेंगे। ओके क्या बोला बोल के बताओ। जो पैसे बांटना दिया, अभी जो कंपनी के पास है उसको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करके उसको देता है, वो बजट बोलता है। गुड, जरा रीड करो। कौन सा नंबर है? 7। The information is supplied to you. Total earnings दिया हुआ है, number of equity shares, dividend pays, price earning ratio. Analyze whether the company is following an optimal dividend policy. Compute PE ratio at which the dividend policy will have no effect on the value of share. And will your decision change if the PE ratio is 8 instead of 12.5? तो सबसे पहले लिखेंगे PE ratio is equals to MPS upon EPS। P ratio दिया हुआ है 12.5। EPS निकालेंगे, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो EPS is 10, तो MPS will be 12.5 into 10, 125 ओके, is the MPS. Then second, PE ratio at which dividend policy will have no impact on the value on per share। डिविडेंड पेज 150 है तो अपन ने डिविडेंड के हिसाब से हम, ठीक है आगे पढ़ो।
ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है कंपनी? EPS टाइम में आह, सो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक्चुअली में डेटा दिया नहीं है। यहाँ पर अपन के ई निकाल सकते हैं और के डी के बेस पे, मतलब के डी के बेस पे और ई के बेस पे रिटर्न निकाल दो एक बार। डी मानो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न है और ई मानो कंपनी कमा रही है। तो D1/P0 प्लस G होता है KE का फॉर्मूला। तो D1 में मान रही हूँ कि डिविडेंड बोला है सर 1.5 लाख बोला है। पर शेयर निकाल दो ना, उसमें क्या है? परसेंटेज ऑन टोटल अर्निंग्स ना? नहीं नहीं बेटा, डिविडेंड पर शेयर नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर तो है हमारे पास 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000। अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। आपने ईपीएस उसी बेस पे तो निकाला। वो तो पी रेशियो के बेसिस पे निकाला। ना ना बेटा, पी रेशो के बेस पे तो आपने एमपीएस निकाला। हाँ। तो पहले तो आपने ईपीएस निकाला ना, उसके बाद एमपीएस आया। तो D1 is 7.5। डी वन मत बोलो, डी बोलो अकेला, डी 7.5 और ईपीएस कितना है? EPS 10 है। हाँ, तो अभी आप मार्केट प्राइस के बेस पर 7.5 डिवाइड बाय 125 हाँ प्लस क्या करूं? इंटू 100। और एक निकालो 10/125 इंटू 100 ईपीएस बेस पर। 8%। हाँ 8%। बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब एक को मानना पड़ेगा आपको ईपीएस, एक को मानना पड़ेगा आपको, मतलब एक को मानना पड़ेगा आपको मार्केट की अर्निंग और एक को मानना पड़ेगा आपको कंपनी की अर्निंग। एक को मानना पड़ेगा कंपनी की अर्निंग और एक को मानना पड़ेगा के ई। जो EPS है वो हम लोग हमारी अर्निंग मानेंगे ना? हाँ 8% इज आवर अर्निंग और 6% को क्या मानेंगे? के ई। यही तो सर 8% माना ना? ना ना 8% हमारी, मतलब कंपनी की अर्निंग 8% है। ये अच्छा, कंपनी की अर्निंग को आप के आर बोल रहे हो, तो के आर 8%। ऐसे लिख देते रिटर्न ऑन और अभी इन्होंने सेकंड में मांगा है। सर ये ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है कि नहीं है? हाँ ये हम लोग देखिए हमें रिटर्न 6% मिलता है, कंपनी 8% दे रही है, तो हम लोग को डिविडेंड नहीं लेना चाहिए, टेक 0 डिविडेंड। बराबर बात है, ऐसे केस में जीरो डिविडेंड मानेंगे। और फिर एजम्पशन लिख देंगे अपन कि इफ, ये तो हमारा कंपनी का अर्निंग तो 8% में कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा जो के ई है उसमें हमको डाउट है कि हमने निकाला है वो डिविडेंड बेस में निकाल दिया। हाँ तो एक एजम्पशन लिख देंगे कि इफ if आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, हाँ इज मोर देन 8%, is more than 8%, then our dividend payout ratio, then our dividend payout ratio dividend payout ratio will be 100%। और क्या है? will be 100%। तो दोनों ही नहीं है, ना तो 100% है ना ही 0% है, क्योंकि इसने तो 150 बांट रखा है ना डिविडेंड 2 लाख कमा के। Yes, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिविडेंड इसने बांट रखा है वो रॉन्ग है। it is not an optimal dividend policy. Yes, whether the company has followed an optimum dividend policy, तो लिख दो no, they had not followed the optimum dividend policy।
फिर Number 2, compute PE ratio between dividend policy will have no effect on the value of the share. PE ratio निकालना है तो PE ratio का formula is EPS upon MPS. MPS upon EPS. तो कुछ भी बोल रहा है। यही होगा ना, सेम ही तो रहेगा। एक बार जरा इनका आंसर रीड करो, आंसर निकालो जरा। नंबर 2 वाला ना। हाँ, मतलब जहाँ पे हमारा के ई और के आर जो है ना वो सेम रहे तो हमारे डिविडेंड पे पॉलिसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। The PE ratio at which dividend policy will have no effect on the value of the share is such at which KE would be equal to the rate of return. The KE would be 10% is equals to R and PE ratio of 10. Therefore, at PE ratio of 10, the dividend policy would have no effect on the value of share. तो KE is equals to क्या है? तो हमारा KE का है था सर। अरे उन्होंने तो कुछ भी निकाला है, अभी जाने दो, उन्होंने 100 बेस पे निकाल दिया है, मार्केट प्राइस को यूज ही नहीं किया है। तो आप बोल सकते हो, आप लिख दो इसका आंसर सेकंड का। हाँ। कि if KE and KR both are same, If KE and KR both are same, then dividend policy have no effect. Or we can say dividend policy have no effect if KE and KR are same where our P ratio is 10. बस, next, third part. थर्ड पार्ट में P is 8 instead of 12.5. हाँ, तो हम लोग वापस फर्स्ट स्टेप निकालेंगे। अगर P is 8 instead of 12.5 तो MPS हो जाएगा 80। बराबर, डेफिनेटली आंसर चेंज होगा। कैसे लिखोगे? फॉर्मूला लिख दे, P ratio is equal to MPS upon EPS. If P ratio changes to 8 instead of 5 तो MPS would be 80। वेरी गुड। इन्होंने 76 निकाला है, पता नहीं किस बेस पर। अच्छा, उन्होंने वोल्टर्स का फॉर्मूला लगाया, वोल्टर्स का फॉर्मूला लगाया क्या आपने? P ratio चेंज करना है ना हम लोग को, तो MPS निकालना है। अरे वोल्टर्स का फॉर्मूला तो लगाओ यार। P is equal to D plus E minus D into R upon KE। R क्या लेना है, KE क्या लेना है? आर उन्होंने 10% लिया है, के उन्होंने 12.5% लिया है। मतलब आप निकाल दो ना यार, उसमें क्या है? आपने पहले 8% निकाला था, याद है आपको? E अपॉन MPS इंटू 100। याद आया कि नहीं? Yes। कितना आया था परसेंट? 8 आया था पहले। अपना कितना आया था? 8 आया था, अभी शायद 12.5 आएगा। डिविडेंड पर शेयर तो 7.5 ही आएगा ना? नहीं, डिविडेंड नहीं, ये अर्निंग बेस, अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अर्निंग 10 आया था, अपॉन मार्केट प्राइस 125 की जगह 80 हो जाएगी। नहीं, 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू आर अपना के ही आया था 10 डिवाइड बाय नया के ही निकालना पड़ेगा बेटा, नया के ही निकालो। मार्केट पे नया आया तो के भी नया आएगा ना बेटा। एक डिविडेंड बेस पे निकालो, एक अर्निंग बेस पे निकालो, लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो 80 रखो दोनों ही केस में। 9.3 और 10 डिवाइड बाय 80 इंटू 100।
12.5 हाँ, यही है। के ई जो है वो 12.5 मान लो, हाँ और आर जो है वो फेस वैल्यू पे निकाल के रखा है 10। ओके। ये हो गया 7.2.5 into 0.76 आ रहा है। पॉइंट क्यों आएगा? 76 ही आएगा बेटा। इंटू 100 करना है क्या? नहीं, आपने परसेंट जो है वो परसेंट आपको जैसे 10% है तो 0.1 लेना है। अच्छा ओके, हाँ तो मैं इंटू 100 कर देती हूँ ना, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है बेटा, परसेंट को परसेंट की तरह लिखो। आप ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया 76 डन। ओके, यस सर। नाउ लास्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग बताइए। कैपिटल में हम लोग के पास बहुत सारे यूनिट्स थे, हम्म, एक एक करके सब उड़ा दिए जाते। मैनेजमेंट फर्स्ट आइटम, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा बोलो सर यार, 2-4 वर्ड, मतलब ऐसा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स लायबिलिटी। ओके, तो मैनेज कैसे करेंगे इसको? इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारा जो नेगेटिव ना वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमारा नेगेटिव ना है। मैनेज करने के लिए हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स बताया, पे बताया, कैश फ्लो बताया, वैसे सबका अलग अलग हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। ओके, और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स तुम कर रहे हो तो मैं सो नहीं, लेकिन वो एक चट गई तुमने ना दी चीजें क्रेडिट पीरियड देंगे इन लोग, तो हम लोग उसको तरीके से मैनेज करेंगे। एडिशनल कंट्रीब्यूशन निकाल के, एडिशनल बैड डेट्स निकाल के और एडिशनल इंटरेस्ट निकाल के। ओके, फर्स्ट वन है सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लेंगे, तो जो अमाउंट आएगा ना उसको बेस माइनस प्रेजेंट करते जाएंगे, तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलते जाएगा। फिर एडिशनल हम लोगों के पास का अमाउंट होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेड डेट का परसेंटेज, मतलब वो आएगा जैसे बेड डेट का परसेंटेज इनटू सेल्स, तो वेरी गुड। वो हम लोग लिख देगा एडिशनल बेड डेट विल बी प्रेजेंट माइनस बेस। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो इसमें हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन में डेटर्स दिया रहेगा, उसको हम लोग को डेटर्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे लाना होता है। उसके लिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो कि होगा वेरिएबल कॉस्ट सेल्स इनटू 100। बेस का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, फिर वो हम लोग अपने डेटर्स पर रखेंगे और उतना हमारा आ जाएगा। फिर उसके ऊपर हम लोग हमारा इंटरेस्ट का परसेंटेज लगाएंगे, तो मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ, जो कि वेरिएबल कॉस्ट पे लगाना है। वेरी गुड। नेक्स्ट बेसिकली आप जो बोलना चाह रहे हो वो ये कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना, बराबर। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को मैनेज करने के लिए पहले इंडिविजुअल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को मैनेज करेंगे, बाद में इकट्ठा करेंगे। और इंडिविजुअल में सबसे पहला नाम रिसीवेबल का आता है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े मैन होते हैं। कस्टमर भगवान होता है, पता है ना, कस्टमर भगवान होता है। तो कस्टमर को भगवान को मैनेज करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले कस्टमर का एसेट्स लायबिलिटी मैनेज करना है, बराबर। तो उसके लिए डेटर्स को हमको थोड़ा क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है, थोड़ा कम करना है, और देखना है कि क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें एक पॉलिसी होती है 2/10 नेट 30। आवाज कट गई आपकी, अच्छे से बोलो। 2% का डिस्काउंट मिलेगा इफ वी पे विद इन 10 डेज, वरना 30 डेज का क्रेडिट पीरियड
बीच बीच में मेन पॉइंट के टाइम पे कट जाती है आपकी आवाज। 2% का डिस्काउंट मिलेगा। आप थोड़ा फोन को आगे लो तब आएगी आवाज, क्योंकि वो आई नहीं है आवाज, इसलिए आप बार बार बोलोगे तो आप भी चिड़ने हो जाओगे फिर। 2% का डिस्काउंट मिलेगा 10 डेज के क्रेडिट पीरियड पे। अगर 30 डेज का टोटल क्रेडिट पीरियड होता है, 10 दिन में पे किया तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। बराबर, अदरवाइज 30 डे में पेमेंट करो। 30 तो बोलने का मतलब क्या है कि हम पेमेंट अगर पहले कर देंगे तो हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब पॉलिसी आती हैं, तो उनसे पैसा लेना भी है, तरीके से लेना है, वो सिस्टम को हमको समझना है। बराबर, दीज आर नोन एज क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी में हम जब बढ़ाएंगे तो हमारा सेल बढ़ जाएगा। अगर क्रेडिट पॉलिसी हमने बढ़ा दी, 30 दिन की जगह 40 दिन कर दिया, तो सेल बढ़ जाएगा, तो हमको एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन अदर हैंड में हमारा एक्स्ट्रा बैड डेट्स होना चालू हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल लगेगा, वर्किंग कैपिटल, बराबर कि नहीं? तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल के हिसाब से उस पर दिमाग लगाएंगे, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल को हम लोग उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा उस पर। फिर हम देखेंगे नेट, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन का सेविंग हुआ, मतलब प्रॉफिट बढ़ा, माइनस जितना हमारा नुकसान हो गया। नुकसान किसमें होगा? क्या नुकसान किसमें होगा? बैड डेट्स में एंड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल वर्किंग कैपिटल में। A minus B minus C। और अगर पॉजिटिव आया तो हम बोल देंगे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। गुड। इसमें ही आता है फैक्टरिंग का केस। उसमें 100% रिकवरी होती है। ओके। उसमें क्या होता है कि वो जो हम लोग जो लोग ऑफिशियल गुंडे होते हैं, वो लोग हम लोग से कमीशन लेते हैं। तो उस केस में वो भी कंसीडर करना है। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट हम लोग करेंगे सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग, जिसमें हम लोग अपना बैड डेट्स लिखेंगे, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन जो भी हमारे एडिशनल सेविंग होंगे वो। लेकिन हम लोग लेस क्या करेंगे, यानी कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग, जैसे फैक्टरिंग का कमीशन जो कि हमारे सेल्स पे परसेंटेज होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, जो इंटरेस्ट होगा वो जो डेटर्स निकाला है हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो, उसमें से फैक्टरिंग कमीशन माइनस करेंगे ऑन डेटर्स। और कुछ विथहोल्ड करके भी रखते हैं, तो वो भी माइनस कर देंगे। कौन रखता है विथहोल्ड करके? वो गुंडे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इवन दे डाउट ऑन अस कि हम लोग उनको पेमेंट करेंगे कि नहीं। ओके। तो नेट एडवांस रिसीव्ड आ जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज लगा दो, तो वो भी ऐड कर देंगे फैक्टरिंग कमीशन में, तो एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, माने अपन को फैक्टरिंग एडवांस पैसा दे देंगे, बोले आप पैसे की चिंता मत करो, आप हमसे एडवांस ले जाओ। हाँ। और फैक्टरिंग का एडवांस पैसा लेके हम लोग हमारे यहाँ पर उस पैसे को यूज करेंगे, तो उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बराबर? हाँ। तो ये हो गया फैक्टरिंग का कॉस्ट। अब फैक्टरिंग की वजह से कुछ सेविंग हुई क्या? और देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमारी सेविंग में से कॉस्ट माइनस करेंगे। सेविंग क्या होगी हमारी? सेविंग तो बोला था, बैड डेट्स, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर और ये सारे। बैड डेट सेविंग कैसे हो सकता है? तो वही तो सेव हो रहा है, और क्या हो रहा है? वेरी गुड। माने हमारे जो फैक्टर है वो बोलते हैं कि भाई हम लोग तो जिससे पैसे नहीं लेना तो उससे भी ले लेते हैं, आपके तो लेने हैं। हाँ। बराबर। बराबर। इसके लिए फैक्टरिंग के केस में उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, वो जो बैड डेट्स हैं वो नहीं होंगे, मैनेजमेंट खर्चा नहीं होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम नेट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बराबर। इसमें कुछ विद कोर्स, विदाउट रिकोर्स ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ अपन ने किया था? नहीं, हम लोग को ये सब नहीं है। आप लोगों को ये सब नहीं है? नहीं, क्या? विद कोर्स, विदाउट रिकोर्स, नहीं, ये सब नहीं है। देखो नोट्स में कहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। कोई नोट में लिखा हो? क्या? विद कोर्स, विदाउट रिकोर्स, रिकोर्स, विद कोर्स, विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, जहाँ पर बैड डेट्स की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
नहीं ऐसा सब भी नहीं था और ऐसा था भी नहीं, अपने मॉड्यूल में भी नहीं था। मॉड्यूल को जाने दो, आप तो खाली आपके नोट्स में कहीं लिखा है कि देखो एक बार। नहीं फैक्टिंग कंसेप्ट में ये है, फिर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, और फिर एक नोट है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक करके कोई नहीं था। हाँ उसके बराबर। बाद मैनेजमेंट ऑफ पेबल है। हाँ राइट राइट, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं था। तो अभी कैसा है, जो आरटीपी है उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आप एक बार लिख लो इसको। आपने होमवर्क लिखा था ना, उसमें नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2, नंबर 2 रिसीवेबल मैनेजमेंट के ऑल टाइप के सम, पहले नोट्स रीड करने हैं फिर ऑल टाइप के सम करने हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट सॉल्व ऑल टाइप ऑफ सम्स। पहले नोट्स रीड करना है फिर ऑल टाइप ऑफ सम, क्योंकि बोल तो आपने दिया ही अभी, खाली नोट्स रीड करना है समझने के लिए कि तुमने जो बोला वो बराबर है कि नहीं। और डी डॉट एंड देन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ इन रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद कौन था वर्किंग कैपिटल के अंदर? पेबल था, तो पेबल में तो कुछ नहीं था, वो हम लोग को खाली डिस्काउंट का वो परसेंटेज निकालना होता है। ऐसा नहीं, देखो आपके अभी सॉल्यूशन बोल रहे हो, आपको पहले ये वर्ड बोलना है कि सर पेबल वो होते हैं जिनको पैसा देना होता है, तो जिनको पैसा लेना है उनको प्लानिंग करनी होती है, पेबल को क्या प्लानिंग करनी है? उसका तो कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी है, हम लोग तो उसका देखेंगे कि भाई वो 2/10 नेट 30 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं नहीं दे रहा है, लेकिन हमको उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, खाली उतना ही देखना है हमको बस। हाँ तो हमको ये देखेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को डेज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि if हम लोग मतलब कितना पैसा बचा रहे हैं। अगर हम लोग 10 दिन में पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को, तो अगर 2% का डिस्काउंट में अवेल करती हूँ, तो फिर मेरे को साल में कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट, जबकि मैं उसके ऊपर रिटर्न कितना मेरे को, अगर मैं उसको ना देके कहीं और वो चीज यूटिलाइज करूँ तो ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा, वो कंपैरिजन करेंगे। बराबर, इन शॉर्ट हमने डिस्काउंट की वजह से जो नेट बेनिफिट मिलेगा, हाँ जैसे 2/10 नेट 30 में कितना बेनिफिट मिलेगा, कैन यू कैलकुलेट? 2/10 नेट 30 है ना। हाँ, उसमें हमको और कितना बेनिफिट मार्केट मिलेगा? प्राइस मार्केट प्राइस जाने दो, बेनिफिट पूछ रहा हूँ आपसे मैं। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, ऐसा लिख दो आप, निकाल के बताओ। आया? 24.33%। सॉरी, 24.33% एनुअली। 24.34, एक मिनट है मैं कैलकुलेट करता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 98 इंटू ना आपने 100 फेस वैल्यू अज्यूम किया है क्या? 20, कितना बोला? 2 डिवाइड बाय 98 into 30 डिवाइड बाय 365 into 100। इंटू 30 क्यों बेटा, 20 होगा ना, और 20 का इंटू नहीं होगा, डिवाइड होगा 20 का। 20 डेज के लिए सेम हो रहा है ना, 10 दिन का तो आपने 30 डेज बोला कि 20 डेज? मैंने 30 बोला, लेकिन आपको 2/10 नेट 30 बोला है। 2/10 नेट 30। ओके ओके, तो हम लोग जो डिफरेंट बचे वो डेज देखते हैं। एक सेकंड ना, 2 क्यों देखते हैं बच्चे हुए डेज? into 20 divided by 365 into 100, 2 divided by 98 into सर 37.24% आएगा ना। हाँ बराबर, समझा कि नहीं? यस, अगर हम लोग 20 दिन पहले पेमेंट करते हैं साल में, तो हम लोग को 2% का डिस्काउंट मिलता है, तो एक साल में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? तो 37। वेरी नाइस, यस ओके, यस। ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वेरी गुड।
तो ये तो कुछ भी नहीं है, मटेरियल कॉस्टिंग है, रूट ऑफ 2AO अपॉन C। क्या होता है? रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर एनम। ओके, हमेशा अप्लाई होगा कि कभी कभी अप्लाई होगा ये फॉर्मूला? हमें चाहिए ऑर्डर लेवल निकालने के लिए, कभी कभार मतलब क्वेश्चन तो इस पे ही आता है, और किस पे आएगा? मटेरियल कॉस्टिंग में यही था। नहीं बेटा, आपको ये बोलना है कि सर यहाँ पे हमको मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है। हाँ, उसके लिए हम ऐसे ऑर्डर करेंगे जिससे हमको मिनिमम कॉस्ट लगे। वहाँ पर अगर ऑर्डर प्राइस फिक्स है तो हमारा ये शॉर्टकट फॉर्मूला काम करेगा, अंडर रूट में 2AO अपॉन C। लेकिन अगर हाँ। प्राइस में डिस्काउंट है, बल्क डिस्काउंट, तो ये काम नहीं करेगा। तो फिर हम लोग कौन सा करेंगे? तो हम टोटल निकालेंगे, टोटल परचेजिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग अच्छा, वो कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने को आप बोल रहे हो, तो वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज टोटल ऑर्डर, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू 100। नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर। वेरी गुड। And if it is total carrying cost, so it will be half into order size into carrying cost per PUPA per unit per annum. इससे बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट का Half into order size into जो हम लोग ने C लिखा था ना, carrying cost per unit per annum, वो वाला। बराबर। वहाँ पर परचेजिंग प्राइस अलग होगी तो वो अलग होता जाएगा। तो परचेजिंग प्राइस अलग होगी तो वो भी अलग होता जाएगा ना। टोटल परचेजिंग कॉस्ट ना, अच्छा वो कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी चेंज होगा। हाँ, जब परचेजिंग हाँ, प्राइस लगाई जाएगी तो चेंज होगा, बराबर। क्योंकि हमको परचेजिंग प्राइस तो लगाना होता है ना उसको। हाँ, लेकिन मोस्टली ये वाले पूछते हैं, रूट ऑफ 2AO अपॉन C। टेबल का कैसे बनाएंगे? टेबल में कॉलम कौन कौन से बनेंगे? 4 कॉलम होते थे। एक पहला होता था पर्टिकुलर, दूसरा होता था परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का निकालेंगे इंडिविजुअली, फिर तीनों को एड अप कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। फिर लास्ट में रैंक दे देंगे, अगर रैंक का कुछ पूछा हो तो, फिर अगर बोलते तो। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट इज कैश बजट, करे कैश मैनेजमेंट विच इज नथिंग बट कैश बजट ऑफ कॉस्टिंग। उसमें हम लोग करते थे कि सारे कैश रिसीट्स माइनस कैश पेमेंट्स करते थे, बैलेंस आता था, उसमें एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग बैलेंस करते थे। एडजस्टमेंट करना मतलब? क्या एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट मतलब आपको अगर एक्सेस है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और कम है तो आप लोन लोगे। क्या क्या आपका काम है? नेगेटिव, आपका अंतर पॉजिटिव आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, उसको इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो अगर लोन लिया हुआ तो रीपे होगा, और अगर नहीं लिया हुआ तो लोन लेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी आता है क्या इसमें? कैश फ्लो में, कैश बजट में? नेगेटिव और पॉजिटिव बोल रहे हो? अच्छा, जो डिफरेंस आएगा ना, बैलेंस ऑफ ए माइनस बी माइनस, उसको क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करते दो। ए माइनस बी माइनस सी। टोटल रिसीव माइनस पेमेंट, वेरी गुड। तो हम लोग को बैलेंस मिला, उसको जो क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस कर दो। क्लोजिंग बैलेंस तो यही आएगा ना, टोटल रिसीव माइनस टोटल पेमेंट। क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो वाला। वो कहाँ पता चलेगा? वही तो इसमें से आएगा, ए माइनस बी करेंगे जब। वो तो आपने ए माइनस बी किया, फिर फिक्स है कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है सपोज एवरी ईयर, तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर होगा वो एडजस्टमेंट बनेगा। लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो फिर हम लोग एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। वेरी गुड। आप बोलो सर, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जो कैश का बैलेंस है वो हाँ, कैश मैनेजमेंट में हेल्प करता है। यस, कैसा हेल्प करता है? कि कैश मैनेजमेंट हाँ, करने का मतलब है एडवांस में कैश की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, एडवांस में कर रहे हैं तो कैश बजट है, होने के बाद कर रहे हैं तो कैश फ्लो है।
लेकिन बात किया तो कैश फ्लो है, एडवांस में कर रहे हैं तो कैश बचत है। ओके हाँ, और नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो कैश अकाउंट है, ओके लेकिन बजट बना रहे हैं तो मंथली बनाया जाता है। ओके बजट बना रहे हैं तो मंथली बनाया जाता है, ठीक है। समझ गए? फिर हाँ तो मंथली बनाने का पर्पज क्या होता है कि ये वेरी क्विक असेट्स होती है, इसको अगर हमने फालतू रख के रखा तो भी खराब हो जाएगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस हो जाएगा, और अगर एक्सेस रखा तो भी खराब है। खराब है। हाँ समझ आया? यस सर। ओके। इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है क्या ये कैश बजट? दिया ना क्वेश्चन? इसमें नहीं दिया बेटा, इसमें नहीं दिया, इसमें खाली अपन को वर्किंग कैपिटल का मिलेगा, टोटल वर्किंग कैपिटल का, उसके अच्छे सम दिए हैं 2। अच्छा टोटल वर्किंग कैपिटल के ही सम दिए। ओके फिर मैं आपको दूंगा अभी होमवर्क में, डोंट वरी। ये हो गया कैश बजट के बाद अब टोटल वर्किंग कैपिटल आएगा डायरेक्ट। फाइनेंस फ्रॉम वर्किंग कैपिटल वही है ना? हाँ बताइए। इसमें 2 टाइप के, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल और कैश कॉस्ट बेस्ड वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड। नॉर्मल वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो हम लोग नॉर्मली कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर हम लोग को जो मंथली ये रहेगा आउटस्टैंडिंग उसके बेसिस पे हम लोग एक एक का इंडिविजुअल निकालते रहेंगे और वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। लेकिन कैश कॉस्ट बेस्ड मेथड में हम लोग कॉस्ट पे लेंगे, मतलब सबको अब यहाँ पे ना दोनों का डिफरेंस मत बताओ, पहले मेरे को खाली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताइए प्रॉपर, थोड़ा अच्छे से बताओ बेटा। इसके ऊपर ये क्वेश्चन 2 दिया, मतलब आप समझो एग्जाम में मोस्टली यही आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को वर्किंग कैपिटल निकालना होता है, जो कि भी हम लोग प्लान करते कि हम लोग फिनांस कैसे करेंगे। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस आएगा, उसको कैसे कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन से रेशियोज, मतलब रेशियोज का कंसेप्ट लेके हम लोग कुछ मिसिंग फिगर्स भी निकाल सकते हैं। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप अलग डायरेक्शन चले गए हो। अभी मेरे को बताओ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें कॉस्ट शीट बनाओगे स्टेप 1। वेरी गुड। अगर कुछ मिसिंग फिगर है तो रेशियोज डाल देना। ओके। फिर स्टेप 2 में हम लोग वही रेशियोज डालेंगे, रेशियो फॉर्मूला से स्टेप 1 का डेटा पूरा फिल अप करेंगे। फिर स्टेप 3 में हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वाह, मजा आ गया, वेरी गुड। स्टेप में खत्म। ये हमारा क्या होता है स्टेप 1, जिसमें हम लोग स्टेप 1 2 3 जिसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल का ये पता लगा रहे हैं कि हमको कितना रिक्वायरमेंट होगा। हाँ अब उसके बाद में कैश कॉस्ट बेस के बारे में क्या फर्क पड़ेगा? कैश कॉस्ट बेस में कैश कॉस्ट बेस में सीओजीएस पे सम एंड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल पे, मतलब कॉस्ट ऑफ सब सेल कुछ कहाँ है? कॉस्ट में लेना है, जैसे डेटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि डेटर्स क्रेडिट सेल्स पे लेने की जगह हम लोग कॉस्ट पे लेंगे। ये कैश कॉस्ट बेस होता क्या है बेटा? आप अंदर की बात बताने लग गए हो। कैश कॉस्ट बेस मेथड में हम लोग कॉस्ट के ऊपर हम लोग हमारी नेट वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर दे, ऐसा कुछ। तो देखो वर्किंग कैपिटल का आपने बताया कि सर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर रहे हैं, याद है? भी आपने बताया थोड़ी देर पहले। हाँ वो तो फाइनेंस कर रहा है। तो फाइनेंस का मतलब होता है बैंक से लोन लेना है। बराबर। अब लोन लेने जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा? लोन लेने जाएगा तो तो हमारा बैंक काम से क्या बोलेंगे होगा? भाई तेरे को कितनी जरूरत है, बैंक उतने ही पैसे देगा ना हमको। हाँ तो इसके लिए कैश कॉस्ट बेस अच्छा, वो चाहिए। प्रॉफिट एक्सक्लूड करके जितना हम लोग को चाहिए वो फाइनेंस कराने वाला, गॉट इट। प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन दोनों ही नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। यस वो दोनों ही कहीं ये पिक्चर में कहीं नहीं आएंगे कैश कॉस्ट बस बेस। उन दोनों को हटा देंगे तो हमारा कैश कॉस्ट बेस अपने आप ही बन जाएगा। प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन हटाना है और बाकी सब चीजें कॉस्ट पे लेना, अगर कुछ सेल्स पे लेते थे तो। बराबर। माने हमारा जो स्टेप 1 है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल पर ही रोक देंगे, ना कि हम सेल तक ले जाएंगे। यस जो स्टेप 1 बनाते हैं ना, जो कॉस्ट शीट अभी आपने बताया, हाँ हाँ उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल पे ही रोक देंगे। यस और अगर बीच में डेप्शन आया हुआ है तो उसको भी नहीं लेंगे। बराबर। बाकी का सब स्टेप 1 2 3 सेम रहेगा, अपने आप हमारा कैश कॉस्ट बेस्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ओके बोल के बताओ। सब स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ स्टेप 1 में कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस तक ही रोकना है, प्रॉफिट नहीं निकालना है। देन जो भी हम लोग के रेशियो निकले वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्स वगैरह प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन ये दो चीज को एक्सक्लूड करके
सब स्टेप सेम रखना है. वेरी नाइस. क्वेश्चन 9 निकालो. While applying for financing of working capital requirements to a commercial bank, TN Industries Limited projected the following information for the next year. Raw material XYZ, direct labor, manufacturing and admin overhead, depreciation and selling overhead. The raw material are purchased from different suppliers leading to different credit period allowed as follows. 2 months, 1 month and half month. Okay. And production cycle of half month. Production process requires full unit of X and in the Y, beginning of the production. Z is required only to the extent of half unit of at the beginning and remaining half is needed at a uniform rate during the production process. ये सब बता रहे हैं WIP के बारे में. हाँ, WIP के बारे में. Good. और last X is required to be stored for 2 months and other material for 1 month. Finished goods are held for 1 month. 25% of sales is on cash basis and remaining on credit basis. The credit allowed to debtors is 2 months. Average time lag in the payment of all overhead is 1 month and half month for the direct labor. Minimum cash balance of 8 lakh is to be maintained. Calculate estimated working capital required by the company on cash cost based basis if the budgeted level of the activity is 1,50,000 units for the next year. The company also intends to increase the estimated working capital requirement by 10% to meet the contingencies. You may assume that the production contingency क्या होता है? happening or non-happening of an uncertain event. वो भी है, लेकिन यहाँ पर कंटिजेंसी मतलब होता है कि वर्किंग कैपिटल जो आएगा ना उसमें 10% अपन अलग से और ऐड कर देंगे. ऐड करना है. हाँ. You may assume that production is carried out on evenly throughout the year and direct labor and other overheads accrue similarly. वेरी गुड. प्रॉपर स्टेप के साथ करना. स्टेप 1 2 3. स्टेप नंबर 1 हम लोग बनेंगे कॉस्ट शीट. रॉ मटेरियल, X और X 57 and 6 43 raw material, labor 25, prime cost 43 plus 25. मल्टीप्लाई नहीं करें यूनिट के साथ. क्या यूनिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करें यूनिट के साथ. लास्ट में कर दो ना. लास्ट में मतलब पहले यूनिट का कॉलम बना के बाद में बाजू में मल्टीप्लाई करते जाना फटाफट. ठीक ठीक. मैं पहले पर यूनिट का कॉलम फिलअप करी. ओके ओके. प्राइम कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड excluding depreciation है 68 88. ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट. फिर and selling and distribution overhead to get cost of sales. Unit 1,50,000. तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आया 1,54,50,000. ओके. राइट है.
ऐसे नहीं पता चलेगा। आप आगे बढ़ते जाओ। Step 2 ratios. Number 1 raw material. यहाँ पे रेशो वापस रिवाइव हो जाएगा तुम्हारा, रेशो आ गया वापस। क्या यहाँ पे रेशो वापस रिवाइव हो जाएगा तुम्हारा, रेशो रेशियो में क्या होएगा? रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज रेशो के सब फॉर्मूले आ रहे हैं ना। हाँ, रॉ मटेरियल एक्स का होगा 1,60,000 into 30 45 लाख। रॉ मटेरियल में 3 है, भूलना मत। हाँ 3 रॉ मटेरियल है, एक्स वाई जेड। हाँ उसका ही करी थी मैं पैसा के। इसका है 45 लाख, इसका है 10,50,000 और उसका है 9 लाख। इंटू 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 पीरियड कितना बोले? एक्स का 2 महीना, वाई का 1 मंथ, इसका 0.51 डिवाइड बाई 12। फर्स्ट एक्स का आया 7,50,000, वाई का आया 87,500, जेड का आया 37,500। टोटल रॉ मटेरियल आया टोटल रॉ मटेरियल 8,75,000। 8,75,000 यस, ना। खाली रॉ मटेरियल। हाँ एक्स वाई जेड तीनों मिला के ना। हाँ एक्स का कितना है इंडिविजुअल? 7,50,000। बराबर। बाय का 87,500। वेरी गुड। जेड का 37,500। क्यों? 9 lakhs into 0.5 divided by 12। 0.5 क्यों? 1 लिखा है इसमें तो। हाफ लिखा है जेड। बेटा WIP में हाफ लिखा है। नहीं, रॉ मटेरियल में हाफ लिखा है। एक मिनट। हाँ हाफ लिखा है, इसको बंद किया है इन लोगों ने। क्यों? क्या पता, बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है आपका बराबर बेटा। इस पर क्वेश्चन आपका बराबर है। या फिर एक काम करो, इसको बंद कर दो, आप क्वेश्चन रेक्टिफाई कर दो। ओके, क्वेश्चन रेक्टिफाई करके इसको बंद कर दो। ऐसा लिखो क्वेश्चन हैज बीन रेक्टिफाई, क्योंकि सॉल्यूशन टैली करना है ना इसके लिए। हाँ तो 9 लाख into 1/12 तो हो गया 75,000। 75,000 बराबर। बट आप राइट थे। हाँ वेरी गुड। 9 यही करना लाख है तुमको, ऐसा ही को रॉन्ग ठहरा के आना है। बी शुड बी राइट। उसके बाद सेकंड निकालेगा WIP। WIP में 3 पार्ट होता है, रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल। उसने क्या बोला है WIP? सारा का सारा कंप्लीट अधूरा है कि मटेरियल पूरा लग गया, ऐसा क्या बोला उसने WIP बारे में? प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ मंथ। WIP हाफ मंथ का है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ X and Y from the beginning of the production. Z requires only to the extent of half unit, and the remaining half unit is needed at the uniform rate during the production process. बराबर। मतलब जेड का हाफ मटेरियल ऐसा बन जाएगा जैसा कि प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है। लेबर ओवरहेड जैसा होता है ना, वैसा जट जाएगा जेड का हाफ, और बाकी का मटेरियल एक्स और वाई जो है इमीडिएटली लग जाएंगे पूरा 100%। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे? इसमें 3 पार्ट आते हैं ना। पहले मटेरियल निकालो, मटेरियल कितना लगेगा, एक्स वाई जेड तीनों का मटेरियल लगाओ। X Y Z का मटेरियल का है 45 लाख इंटू जेड सबका हाफ। जेड को हाफ नहीं, बाकी का सबका फुल, जेड का खाली हाफ। मटेरियल में X कलर Y का 45 लाख इंटू 1/12। 1 नहीं, हाफ बाय 12 होगा ना सर? 45 lakhs into 0.5 divided by 12।
187,500 x का एक्स और बाय का साथ में अच्छा अलग अलग ले रहे हो आप, ठीक है ले लो कोई बात नहीं। सर x और y का मिला के 2,31,250 है। एक्स और बाय का मिला के x का 187,500, y का 437,50। एक्स का कैसे 187,500 है बेटा? 45 lakhs into 0.5 डिवाइड बाय 12। 45 लाख कहाँ से आए? मटेरियल मटेरियल में कितना % बचा है? मतलब हाफ मंथ होता है प्रोडक्शन साइकिल, हाँ तो एक्स मटेरियल इंटू 0.5/12। वही किया। ओके ओके, कितना आया? 187,500। ओके, फिर y का मटेरियल 10,50,000 into half divide by 12 तो 43,750। वेरी गुड। बाकी का सब का निकालो ऐसे ही, जेड का निकालो। बस जेड में करने के ये हाफ क्या बोला है? जेड का हाफ मटेरियल को पूरा लगा दो। अच्छा जेड का 9 लाख का मटेरियल है, उसके दो पार्ट किया, 4.5 लाख 4.5 लाख। 4.5 लाख को पूरा लगा दो। 4.5 लाख पे 0.5 डिवाइड बाय 12 ना, हाँ, तो इट कम्स टू 18,750। बाकी 4.5 लाख का क्या करना है? उसको हाफ करो। उसको भी हाफ करो और हाफ करो। हाँ मतलब बाकी के जैसे अपन नहीं लगाते, अपन बाकी के जो लगाते हैं ना WIP में बाकी का प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, ओवरहेड लगाएंगे, वैसे ही अभी हाफ लगाओ। हाफ मंथ लगाऊं कि क्या लगाऊं? हाफ मंथ तो लगानी है, हाफ और करना है हाफ मंथ तो करना ही है। डिवाइड बाय 2 करना है और नहीं, इंटू 50%, डिवाइड बाय 2 करने में इंटू 50% कर देना, एक ही बात है ना। हाँ तो ये क्या है 9375, ये भी WIP में ही आएगा। फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 1 मंथ। अरे बेड भैया, WIP पूरा थोड़ी हो गया अभी, मटेरियल अकेला लगता है WIP में। लेबर ओवरहेड हाँ वो भी लगाओ, लेबर ओवरहेड कौन लगाएगा? लेबर 7,50,000 into 0.5 156,250 ओवरहेड 3 lakhs into 0.5 125। टोटल WIP आया सर, टोटल WIP 5,40,625। ना, क्यों? लेबर का आया 37,50,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 12। 0.5 ही लेंगे ना सर? 0.5 तो मंथ है बेटा, 0.5 के बाद में वापस से 0.5 पे करना है ना, 50% वापस से करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर पूरा लग गया होता लेबर तो माल पूरा नहीं बन जाता क्या हमारा? पर वो कहाँ बोला है? अरे यार WIP जब भी तो होता है बेटा, WIP कब होता है? जब काम पूरा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है जो प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ मंथ। फिर हाँ, बोले कि प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई। फिर बोला जेड के बारे में, इन लोग ने लेबर और ओवरहेड के बारे में बोला ही नहीं कि उनमें 50% लगाना है। क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो ना बेटा इसके लिए। That is required only to the extent of unit in the building. कहाँ पे लिखा है? प्रोडक्शन प्रोसेस जानते हो क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। पूछ रहा हूँ। प्रोड्यूस करने का प्रोसेस हाँ तो प्रोसेस करते तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? होता है।
तो वही बताना चाह रहा है कि बाकी के जैसे खर्चे होंगे वैसे ये खर्चा होगा, आधा मटेरियल। तो आपको क्या करना है, लेबर और जो ओवरहेड वाला है ना, इनको हमेशा मैंडेटरीली 50% लेना ही होता है। हाँ मतलब 50% वो मंथ वाला 50% नहीं है, वो 50% अलग से ही करना है। वो हमेशा करना होता है ना। हाँ WIP में हमेशा करना होता है बेटा। 2C1250 तो 4 लाख का है WIP टोटल। मटेरियल 9,12,500, WIP 4 लाख, फिनिश गुड्स अभी। तो ये क्या बोले, X is required to be stored for 2 months and other material for 1 month। ये इन्वेंटरी बोला है क्या? नहीं नहीं, ये क्या है, ऊपर उसने जो ए बोला था ना, ए पॉइंट, हाँ हाँ वो पॉइंट में गलती से उसने लिख दिया था, बाकी का एंड में ये लिखा है। जो सी पॉइंट है ना वो उसका करेक्ट पॉइंट है, तो ए पॉइंट को वापस से बोल दिया उसने, ऐसा बोल दीजिए आप, सी में उसने ए को वापस से बोल दिया। ओके। क्या बोला मैंने? तो बोल दिया किसी का 1 मंथ। तो फिनिश गुड्स हम लोग किस पे निकालेंगे सर, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कॉस्ट पे ना। हाँ हाँ 13,20,000 into 1/12, 1,10,000 सर बराबर है। 1 लाख है, 11 लाख बेटा, थोड़ा जीरो पे ध्यान दो। 13210 into 1/12 11 लाख। और 25% of total sales on cash basis and remaining on credit basis, the debtors allowed is 2 months। बच्चा उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को तो कैश कॉस्ट बेसिस यूज करना है। क्या क्या? कैश कॉस्ट बेसिस में हम लोग तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर डेटर्स निकालते हैं ना। हाँ बट कॉस्ट ऑफ सेल भी क्रेडिट होना चाहिए ना बेटा, अगर कैश हो गया तो काय के डेटर्स बनेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इन लोगों ने बाइफर्केशन लगा दी इस बार। हाँ कि इसका 25% इज कैश। तो उसका कुछ नहीं करना, खाली 75% पे निकालना है, जो करना है वो। हाँ 1545 0 into 75%। वन करो 15,87,500, ये हो गया हमारा ऑन एवरेज डेटर into 100। Debtors will be 19,31,250। So यस 19,31,250 debtors। 19,32,250। 31। वाह कमाल कर दिया आपने, मतलब इस बार तो एकदम फॉर्म में आ गया। बोले सर आप रुको, मैं बताती हूँ इसको, ये वर्किंग कैपिटल ने बहुत परेशान किया है मेरे को, इसको मैं ठीक करती हूँ, रुको। Outstanding overhead, outstanding time lag in payment of all overhead is 1 month and half month for direct labor। यानी मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग लेंगे 1 मंथ एंड लेबर लेंगे हाफ मंथ। तो ओवरहेड बोला, अच्छा चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। आउटस्टैंडिंग S&D, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट लेबर। ये ओवरहेड है इसके 1/12 और लेबर है वो 2.5/12।
187,500, मैन्युफैक्चर ओवरहेड 2.5 लाख और डायरेक्ट लेबर 156,250। फिर से बोलो। टोटल आउटस्टैंडिंग ओवरहेड इज 5,93,750। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन ओवरहेड कितने हुए? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन। अच्छा, खाली मैन्युफैक्चरिंग वाला 2.5 लाख बराबर। और आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड 187,500। बराबर। और कौन से हैं फिर? लेबर लेबर तो बेटा ओवरहेड थोड़ी होता है, लेबर होता है। इन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग लेबर है। हाँ तो लेबर आउटस्टैंडिंग होगा ना, आप ओवरहेड कैसे बोल रहे हो? टोटल ओवरहेड इतने हो गए। हाँ, आउटस्टैंडिंग लेबर ना। हाँ, लेबर कितना है आउटस्टैंडिंग? लेबर 37,50,000 into 0.5 है तो 156,250। बराबर, मजा आ गया, वेरी गुड बेटा। देन मिनिमम कैश बैलेंस बोल दिया 8 lakhs और कैलकुलेट करना है और लास्ट में ओके अभी ये सब आ गया। अभी इनको हम लोग एक हमारे क्वेश्चन में वापस वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में डालेंगे। क्रेडिटर्स आ गया कि नहीं? क्रेडिटर्स आया ही नहीं, कहीं पे भी नहीं आया। अरे यार तुम भी कमाल करते हो। इधर वो लिया ही नहीं है। जो आप पढ़ रहे थे ना क्वेश्चन में, वो क्रेडिटर्स के लिए था बेसिकली। आपने वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो ए पॉइंट को पढ़ो। ए हाँ, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स लीडिंग टू डिफरेंट क्रेडिट पीरियड अलाउड एज फॉलोज। ये सप्लायर ने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया बेटा, उसके बेस पर आपने इन्वेंटरी निकाल दिया। ये तो गलत गड़बड़ किया। मतलब मैं तो इंस्टीट्यूट को गलत बोल रहा था यार। आपने तो मतलब क्वेश्चन में लिखा है डेटर्स सप्लायर ने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है। लेकिन हम लोग ने जो सी पार्ट है ना, सी वाला, हाँ वो वाला तो वही हो गया ना फिर जो हम लोग ने निकाला वही। हाँ, लेकिन वो फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि वो सेम हो गया 2 मंथ और 1 मंथ। वो खाली एक में ही फर्क पड़ा थोड़ा सा। लेकिन ये क्रेडिटर्स के लिए था बेटा, सप्लायर ने डिफरेंस अलाउ किया है। आप तो मतलब रॉ मटेरियल का नाम आ गया तो रॉ मटेरियल स्टॉक ही आएगा क्या हमेशा? क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना मनीषा, याद रखना जानबूझ के तुम मार्क्स काट के आओगे। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर, इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एनी एग्जाम। तो फिर मैंने जो निकाला था, जो पहले निकाला था रॉ मटेरियल के बेस पे जो क्रेडिटर्स निकाले थे, वो इनडायरेक्टली क्रेडिटर्स आ गए थे तुम्हारे। डेटर्स स्टॉक के बजाय क्रेडिटर्स आ गए थे। वो राइट था ना? बिल्कुल राइट था। 87,500 and 37,500। हाँ, लेकिन उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो आप क्रेडिटर्स निकाले थे और आप बोल रहे थे रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाला है। उसका खाली एक ही फर्क है, रेड वाला। जमीन आसमान का फर्क है। वो असेट से लाइब्रेरी है। हाँ, इधर अभी सारे निकाल दिया। अभी सब बनाओ वो नेट वर्किंग स्टेप 3 बनाओगे। इसमें स्टेप 3 में रॉ मटेरियल लिखेंगे 750 साइन डालना पड़ेगा ना। इधर ऊपर लिखा है तो आंसर अपन कॉस्टिंग में तो फीस वो इधर भी लिखना है का साइन। क्रेडिटर्स आया मेरा 875,000 and outstanding आया 593,750। नेट वर्किंग कैपिटल आया बिफोर कंटिंजेंसी लिखने के पहले 170
17,43,750. कितना? 17,43,750. उसमें ऐड करेंगे ना 10%. 17 लाख? 17,43,750. अरे यार, करेंसीज कितना है टोटल करेंसीज? 3212,500. अच्छे से बोलो। 32,12,500. अकेला रॉ मटेरियल का स्टॉक ही आपका हो गया था, मतलब स्टॉक अकेला आपका अराउंड 24-25 लाख का हो गया था, तीनों स्टॉक मिला के। आपने शायद फिनिश गुड्स को 11 लाख के बजाय 1,10,000 ही ले लिया है। कॉमा तो आप लगाए नहीं होंगे। एक सेकेंड सर, रॉ मटेरियल मेरा टोटल पहला रॉ मटेरियल इन्वेंटरी है 9,12,500. एक करके काउंट करते 7.5 लाख एक्स का, 87,500 वाई का, 75,000 जेड का. ये हो गया 9,12,500 प्लस फिर मैंने निकाला WIP 4 लाख आया था मेरा बराबर। टोटल. फिर फिनिश गुड्स 11 लाख. इसका टोटल लगाओ, यही हो गया आपका अराउंड 24 लाख। तो 24 लाख और 8 लाख कैश का, तो 32,12,500. ओह माय गॉड, मतलब डेटर्स को तो आपने एकदम भगा ही दिया। मतलब जिस कंपनी के डेटर्स नहीं है, मतलब ये तो क्या बोले। 1931250 ये मैंने पीछे लिखा है. पीछे लिखा है, ऊपर लिखा है, लिखना पड़ेगा भैया। ये भी ऐसे दे तो 51,43,750 माइनस क्रेडिटर्स 875,000 माइनस आउटस्टैंडिंग वाले सारे 593,750. तो 36,75,000. वेरी गुड। इसमें ऐड कर देंगे 10%, तो 404,2500. वेरी नाइस, डन. मजा आ गया। देखो बच्चन के बिल के दर्जन उड़ा दिया आपने। अभी सर मेरे को इको पढ़ना है. बस अभी कुछ बचा ही नहीं है, खाली एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत पहले से आपको सोच रहा था करवाने की, और वो फॉर्चुनेटली इसमें आ गया। वो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, रीड करो आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन 8। रीड कर लिया मैं, इसका सॉल्यूशन कर रही. एक बार रीड लाउडली करो, ये क्वेश्चन क्या थोड़ा समझाना है मेरे को। इसमें 2 शिफ्ट के बारे में बोल रहा हूँ उन लोग ने कि पहले में इन लोगों ने बोला कि हमारा कॉस्ट है 17,28,000 का, सेलिंग प्राइस है 72, तो हमारे यूनिट्स हो रहे 24,000. लेकिन फिर इन द व्यू ऑफ द इंक्रीज मार्केट डिमांड इट इज प्रपोज टू डबल द प्रोडक्शन बाय वर्किंग विद एक्स्ट्रा शिफ्ट. तो डबल करोगे प्रोडक्शन यूनिट्स को तो 24,000 इंटू 2 करोगे तो 48,000 आएगा. It is expected a 10% discount will be available from suppliers of raw material. In the view of increased volume of business, selling price will remain the same in both the cases. The credit period allowed to customer will remain unaltered. Credit availed from suppliers will continue to remain at the present level, that is 2 months. And outstanding wages and overhead will continue to remain at 1 month. You are required to calculate additional working capital requirement. If the policy to increase output is implemented to access the impact of double shift for long term as a matter of production policy. तो सर खाली सेकंड लॉन्ग टर्म का ही बनाऊंगी, दोनों का बनाऊं 24,000 48,000 का, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए वो बनाओ। तो दोनों का ही बनाए. वेरी गुड, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन से देता हूँ. 20 का 60% is fixed यानी 12 ये 8 into 50. और 10% डिस्काउंट माइनस 10%. सर जो क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट मिल रहा है वो मटेरियल में से देंगे ना खाली? हाँ, और कैसे नहीं देंगे? मटेरियल में मतलब जो परचेज किया उसमें से देंगे ना. हाँ, और क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट देंगे, हम क्रेडिटर्स को डिस्काउंट नहीं देंगे. बराबर. क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट देंगे. खाली उसमें से एक में से माइनस होगा 24 के मटेरियल प्राइस में से.
फिर आता है ओवरहेड, मटेरियल वेजेस वेरिएबल और फिक्स्ड। इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। 24,000 into 4। सर मेरा टोटल कॉस्ट आया 15,36,000 और 48,000 यूनिट्स का आया 23,80,800। राइट है? फिर से बोलो। टोटल कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स इज 15,36,000। एक मिनट, हाँ। इसमें सेल्स भी डाल देते हैं, सेल्स भी बता देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स की कितना? 24,000। 15,36,000। हाँ, उसका प्रॉफिट आया 1,92,000 और सेल्स है 17,28,000। तो प्रॉफिट 192 बचेगा ना, 22 क्या बचेगा? प्रॉफिट 192। हाँ, 1,92,000 बराबर है। वेरी नाइस, मजा आ गया। और वो डबल वाले में होगा सेल्स 34,56,000 माइनस 23,80,800, तो 10,75,200 का प्रॉफिट। बराबर। यू मेक अ कॉस्ट शीट ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब आपने कॉस्ट शीट में बनाया ना ये सब? कॉस्ट शीट में मतलब मेरी वही तीन ही चीज दी हुई है और कुछ है ही नहीं। क्या बनाऊं? कॉस्ट शीट ही बनाया अपना। मटेरियल वेजेस पे प्राइम कॉस्ट मैंने खाली नहीं लिखा है, डायरेक्ट ओवरहेड लिखा है, क्योंकि फिर मेरे को वेरिएबल सारा ऊपर लिखने में पड़ेगा और फिक्स नीचे। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम। बाइफरकेट किया मैंने। ओके ओके, अगर चलो। ज्यादा होता ना फैक्ट्री प्रोडक्शन और वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे कुछ, राइट 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 राइट। उसने मांगा क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू एक्सेल द इंपैक्ट ऑफ डबल शिफ्ट। बराबर। कितना हमारा एक्सेस कैपिटल बनेगा वर्किंग कैपिटल वो निकाल लिया। अभी हम लोग को ये टाइम पीरियड के हिसाब से निकालना है ना? यस, मैंने अभी हमारे लिए क्या करना है, स्टेप 2 बनानी है। स्टेप 1 बन गई तुम्हारी अभी। ओके, स्टेप 1 बन गई। स्टेप 2 में हम लोग वो जो मंथ्स देते थे उसके हिसाब से करते थे। हाँ, मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है। तो इन्होंने ये क्या दिया है ऊपर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है ना, वो बोल रही हूँ। हाँ, तो इससे आपको ये पता चलेगा ना, यू कैन कैलकुलेट कि हमारा कितना टाइम पीरियड था। यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं पता हो तो हाउ टू कैलकुलेट? अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट 144 है, तो आप देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 24 के हिसाब से 576 है।
17,28,000 का सेल हुआ था, हाँ तो पूरी कॉस्ट शीट बना के आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मंथ का क्रेडिट पीरियड पहले दे रहे थे हम लोग, मतलब रॉ मटेरियल कितने मंथ स्टॉक में रखा रहता है। 8.3 ऐसा था कुछ। हाँ, या तो डायरेक्ट इसका डबल कर दो ना, क्योंकि अभी डबल शिफ्ट हो गए तो स्टॉक डबल कर दिया हमने। ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट ये चारों जो चीजें वो सिंगल शिफ्ट के है, तो इसको मैं डायरेक्ट डबल कर दूं ऐसा। हाँ, सब्जेक्ट टू कोई स्पेसिफिक मेंशन ना हो, लिखा तो है इधर देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल in view of increasing volume of business. Selling price will be remains the same. The credit period allowed by the customer will remain unchanged. Credit availed from the supplier will continue to remain at the present level, that is 2 month. Lag in payment of wages and outstanding इतना दे दिया। अभी खाली उसने स्टॉक वगैरह का नहीं बताया है, तो स्टॉक वगैरह का आप मानो कि जो है वही रहेगा। तो 1,44,000 डिवाइड जो स्टॉक तो जो हम लोग पता ना 24,000 और 48,000। हाँ, बट प्राइस कम हो गई ना बेटा, इस बार डिस्काउंट आ गया ना हमारे पास, तो उसके हिसाब से 48,000 यूनिट्स रहेंगे, लेकिन यूनिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट कम आएगा, रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया ना सामने वाले ने हमको। माने आपको क्या करना है, पहले जो स्टॉक है ना वो कितनी यूनिट का था ये बताओ मेरे को। तो इतना दिमाग ही चला ना हम लोग को, इन्होंने डायरेक्टली जो हम लोग हमारी जो लास्ट में वर्किंग कैपिटल लिखते हैं ना, हाँ, उसका स्टॉक दे दिया, WIP दे दिया, फिनिश गुड दे दिया, डेटर्स भी दे दिया, क्रेडिटर्स निकालना और आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालना है बस। लेकिन ये तो सिंगल शिफ्ट कर दिया है ना बेटा। तो डबल कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2। अरे बेटा, आप सीए में हो, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। जिसका बोला अनऑल्टर्ड उसका डबल कर दो, और जिसका नहीं अरे बोला उसको हम लेकिन लोग पर यूनिट। जब प्राइस तुम्हारी कम हो गई है रॉ मटेरियल की, हाँ तो होता ऐसा होगा 144 डिवाइड बाय 21.6 इनटू 21.6। कुछ भी मतलब जिस चीज का डिवाइड करे उसी का मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा। डिवाइड बाय 24 इनटू 21.6 हाँ। 129,600। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना बाजू में यूनिट निकाल लेना है, और यूनिट को डबल करो वो चलेगा। तो समझ आया। हाँ 144 डिवाइड बाय 24 कर दिया, इनटू 2 कर दिया, इनटू 21.6 कर दिया। और ऐसा भी ना करो तो सबसे अच्छा आपको आइडिया देता हूँ, जिससे आपका कोई मिस्टेक होगा ही नहीं, क्योंकि WIP में वापस दिक्कत आएगी आपको, WIP में ऐसा नहीं कर पाओगे आप। तो आप क्या करो, जो अपना प्रेजेंट वाला लेवल आपने बनाया है 24,000 वाले पे, हाँ उसके हिसाब से देखो 144 कितने मंथ का आ रहा है, वर्किंग प्रोग्रेस कितने मंथ का आ रहा है, या कितना परसेंट आ रहा है। आप समझे। 25% आ रहा है। 25% में मंथ देखो, मंथ कितना आ रहा है। तो अगर नहीं ये 25% निकाला ना मैंने, तो अगर मैं वही चीज फिर मैं डबल शिफ्ट पे भी 25% निकाल देना तो वही आंसर आता है, डबल वाला जो हम लोग ने कैलकुलेट किया। ओके ऐसा कर दो, फिर परसेंट निकाल दो चाहिए तो। हाँ, वैसे नॉर्मली टाइम में होता है इनका आंसर, लेकिन आप परसेंट में निकालना चाहो तो वही कर सकते हो। तो वैसे हम लोग फिर WIP वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, तो इसका प्राइम कॉस्ट पे परसेंट निकाल दो, एग्जिस्टिंग कितना था 88,000 का, उतना ही परसेंट आप नई वाली प्राइम कॉस्ट पे निकाल दो। और आपको वर्किंग कैपिटल दोनों बनाना है, प्रेजेंट वाला भी बनाना है और ये प्रपोज वाला भी बनाना है, जो डबल शिफ्ट वाला है वो। समझा कि नहीं। ये 64 80,000 64 तो मेरे को वर्किंग प्रोग्रेस रॉ मटेरियल आ गया मेरा 144 एंड 259 200। फिर वर्क इन प्रोग्रेस 88,000 जो डबल शिफ्ट में
मेरे को इन्होंने बोला है कि ये वैल्यू क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो 88,000 का प्राइम कॉस्ट पे परसेंट निकालो ना, कितना आ रहा है प्रेजेंट में। बट प्राइम कॉस्ट आपने प्राइम कॉस्ट नहीं निकाला क्या? मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ होगा नहीं, तो मटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट जो है वो हमारा प्राइम कॉस्ट है। उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल इंक्लूडेड है। सॉरी, वेजेस जो है लेबर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लेंगे ना? हाँ वेजेस पूरा लिया जाता है बेटा। प्राइम कॉस्ट भूल गए क्या? 10, 15, 6 इसमें भी परसेंटेज वाला सेम रूल ही सब में अप्लाई करे चलेगा ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिस पर बेस है उसका परसेंट निकालना है। जैसे आपको WIP का उसने प्राइम कॉस्ट बेस बोला, तो यहाँ पर प्रेजेंट में प्राइम कॉस्ट का परसेंट निकालो, वैसे ही प्राइम कॉस्ट का परसेंट उस पर निकाल देना डबल शिफ्ट वाले पे। into 8.33%, तो 150,393 आया। क्या चीज? ये WIP का डबल शिफ्ट डबल शिफ्ट है 75,200। क्योंकि ये जो स्टॉक है ना वो डबल नहीं करेंगे, प्रोडक्शन तो सेम ही चलता रहेगा ना। डबल शिफ्ट किया है तो प्रोडक्शन डबल क्यों होगा, ये भी याद रखना है। खाली रॉ मटेरियल कंज्यूम डबल होगा, लेकिन WIP डबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो मशीन 24 आवर्स चलेगी ना। अभी मशीन तो अपने दो नहीं ली ना, मशीन तो एक ही रखी है ना अभी। Yes, into 8.33% divided by 2. So 75, 196, यानी 200, round up. बराबर 75,200, क्योंकि मशीन जो है वो हमने एक ही रखी है। मशीन अगर दो कर देते तो हमारा डबल हो जाता। खाली रॉ मटेरियल को डबल करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, फिनिश गुड्स को डबल करना पड़ेगा। बिजनेस डबल होगा तो फिनिश गुड डबल रखना पड़ेगा। फिनिश को WIP को छोड़ के सब डबल होगा। हाँ, Got it. क्योंकि WIP डबल इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, अभी दूसरी शिफ्ट में कर रहे हैं, तो मशीन तो वही है ना। हाँ, मशीन अगर दो लगा दी होती तो डबल हो जाता। got it. 18.75. फिर ये आएगा फिनिश गुड्स 446,400। वेरी गुड। ये हो गया रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला, डेटर्स सेल वेजेस चलेंगे। तो डेटर्स 864 आएगा। क्यों? मैंने सेल वेजेस पे अगर डेटर्स है कितने, तो डेटर्स 4,32,000 है इसमें अपने 24,000 यूनिट्स पे। बेटा कॉस्ट पे निकाल ले हो, सेल पे निकाल ले हो? सेल पे मैंने बोला क्या कॉस्ट पे निकालना है, पढ़ो क्या बोला ही लिखा है? नहीं तो सेल पे ही निकालेंगे ना। क्या बोला है इन लोगों ने? You are required to calculate the additional working capital requirement if the policy increasing output of the implementation the assets of impact of double shift for the long term as a matter of the production policy. एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन इन लोगों का मैंने देखा है कि जब भी रिक्वायरमेंट वर्ड लिखा हो ना, रिक्वायरमेंट वर्ड, हाँ, तो ये लोग कैश कॉस्ट बेस पे निकालते हैं। तो फिर अगर 4,32,000 इज इक्वल्स टू 17,28,000, तो मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना उस पे निकालो आप, कॉस्ट ऑफ सेल पे। 3,84,000 आएगा क्या डेटर्स पे 24,000 यूनिट्स का? हाँ, प्रेजेंट वाला इतना ही आएगा, सिंगल शिफ्ट में इतना ही आएगा, डबल शिफ्ट में आपका डबल हो जाएगा।
डबल इन द सेंस पे भी उन्होंने क्वेश्चन में 4,32,000 दिया है, वो सेल बेसिस पे है, हम लोग उसको कॉस्ट पे करेंगे तब 384 आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आएगा 595,200। वेरी गुड। टोटल हो गया मेरा, ये हो गया 9,04,000 एंड 13,76,000। टोटल कंसेंट्स यस। तो सारा निकालो, वर्किंग कैपिटल निकालो, ऐसे करेंसी से क्या होगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स। ये लाइन से आप फिर ले हो कि कैसे कर रहे हो आप? मतलब क्वेश्चन आपको पता है ना करने का तरीका? हाँ, लाइन से चलना है। इसमें स्टेप 2 मैंने मिस आउट किया क्योंकि मैं डायरेक्ट एलसी पे अपन परसेंटेज निकाल के कर रहे हैं ना। बेटा अगर स्टेप 2 मिस आउट कर दोगे तो मार्क्स भी मिस आउट कर देगा वो। बट हम लोग परसेंटेज निकाल के कर रहे हैं। तो भी क्या हुआ, परसेंटेज कैलकुलेशन में दिखा दो। ओके। मींस स्टेप 2 इज अ वर्किंग नोट, इट्स नॉट अ कि हम परसेंट निकालेंगे तो नहीं दिखा सकते हैं, परसेंट निकाल के कर रहे हो तो भी दिखा दो। और आपको चाहिए तो आप नंबर ऑफ यूनिट बेस पे दिखा दो, क्योंकि हमारे पास यूनिट तो है ही और हमारे पास पर यूनिट प्राइस भी अवेलेबल है, तो उस बेस पे दिखा दो। आपको जैसा ठीक लगे वैसा दिखाओ, लेकिन यू शुड शो द कैलकुलेशन। ओके, तो फिर क्रेडिटर्स का है, इन्होंने इट इज एक्सपेक्टेड टू अपडेट 10% ऑफ डिस्काउंट सेलिंग प्राइस गिवन क्रेडिटर्स अवेल फ्रॉम द सप्लाई रिमेन टू 2 months to 2 better and outstanding wages and overhead continue for 1 month. Wages and overhead continue for 1 month. Creditors are 170 to 800. Current liabilities done, current assets minus current liabilities. Net working capital. सर डन। नेट वर्किंग कैपिटल आया 728,000 और उसका आया 10,91,200। वाओ वेरी नाइस, मजा आ गया। आया 3,63,200 का एक्सेस हुआ है। बराबर, तो इतना एक्सेस वर्किंग कैपिटल उनको लगेगा जो हमको अरेंज करना पड़ेगा। यस। तो उससे हमारा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा डबल शिफ्ट में। और ये आप चाहो तो अपने पापा को एडवाइस कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर योर कंप्लीट सीए। बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन एक दो जगह देखा था, सो अभी ये आ भी गया, हो भी गया अच्छे से। नाउ विद दैट वी हैड कंप्लीट फुल एफएम रिवीजन। एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, वो थ्योरिकल चैप्टर जो है वो आप ऐसे ही रीड कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर है। अब पहले आप क्या करो, होमवर्क लिखो कैसे आपको करना है। जो सीक्वेंस आपको मैंने बताई अभी तो लिखी हुई है, उसके बाद में लिख दो वर्किंग कैपिटल के सारे चैप्टर, मतलब रिसीवर मैनेजमेंट से लेके आगे के सारे चैप्टर। वर्किंग कैपिटल से लेके रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल के साथ चालू करना है 3rd नंबर पे। फर्स्ट चैप्टर कौन सा करना है? सबसे पहले जो लिखा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या लिखा है? फर्स्ट चैप्टर
अरे यार, हमने अभी होमवर्क में क्या लिखा है बेटा? वो तो अच्छा, कॉस्ट। होमवर्क में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाँ, जो अभी लिखा हुआ है आपको वैसा करना है। पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, फिर वर्किंग कैपिटल के इन्वेंटरी रखना करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद क्या लिखा हुआ है हमने सेकंड नंबर पे? इन्वेंटरी मैनेजमेंट का करना है ना, वो सारे सम्स आपने बोले थे एक एक का, एक एक जो हम लोग के इसमें नहीं था। इन्वेंट्री का कब बोल दिया मैंने बेटा? इन्वेंट्री का तो अभी बात ही नहीं हुई है। मैनेजमेंट इन इन्वेंटरी का सम नहीं था, तो आपने बोला कि ये सम कर देना है, इसमें हर एक टाइप का एक सम। वर्किंग कैपिटल में खाली एक मैनेजमेंट इन वर्किंग कैपिटल का सम है ना। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। आपने अभी क्या लिखा हुआ है होमवर्क में, वो पढ़ के सुनाओ मेरे को। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल टाइप्स का वन वन सम लगाना है, और वर्किंग कैपिटल में ऑल टाइप्स का वन वन सम लगाना है। बराबर, ये पहले करना है। हाँ, उसके बाद ये रीड करना है और बनाना है। हाँ, इसके बाद मतलब ये हो जाए, मतलब इसका आपको अच्छे से रीड करना है और एक एक समाज से लगाने हैं। ओके। उसके बाद आप चाहो तो आपका इको कर सकते हो, और उसके बाद में बचे हुए चैप्टर को इसी वे में कर लेना। ठीक है। लेकिन पहले इनको करना जरूरी है, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा मेरे को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए आपसे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके सर, डन। ओके, यस सर। एकदम रिलैक्स होके करना है। और ये आपने जो भी किया, आप देखोगे तो यू बिकम मास्टर इन ऑल चैप्टर्स। ओके। आपको सब याद था। और ये खाली जब होता है याद जब हम अपने माइंड को फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको अपन ज़्यादा जोर नहीं देते, रिलैक्स रहते हैं, तब वो यूटिलाइजेशन होता है। यस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिलैक्स होके करना है। और 8 घंटे सोना मैंडेटरी है एग्जाम वाले दिन। ओके। ओके, यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट। यस। टाटा, बाय बाय। थैंक यू।